बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसके जरिए खेती किसानी, पशुपालन और हमारे कामयाब किसानों की दास्तान हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हमारे तीनों सेगमेंट्स लेकर आए हैं हम आपके लिए। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। क्या कुछ खास है इन तीनों सेगमेंट्स में, जानने के लिए आइए शुरू करें आज के कार्यक्रम को। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे मोटे अनाजों की। मोटा अनाज, जैसा कि इसका नाम है, वैसा ही मोटा फायदा पहुंचाता है हमारे शरीर को। लेकिन अनाज की फहरिस्त में हमने इन्हें कहीं पीछे छोड़ दिया है। लेकिन बदलती सोच और हमारी सरकार के प्रयासों के चलते अब बदलाव आ रहा है। फिर से हमारी रसोई में इसका स्वागत हो रहा है, लेकिन एक बदले हुए रूप में। कौन सा है ये रूप, आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। एक बार फिर सरकार के प्रयासों से कदन्न के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की पहल की जा रही है, जिससे मोटे अनाजों की उपज का दायरा भी बढ़ेगा और किसानों को बेहतर मुनाफा भी मिल सकेगा। भगवान ने एक तरह से नियामत हमें दी है मोटे अनाज के रूप में। आधी बीमारियां जो आजकल व्याधियां व्याप्त हैं, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम ये मोटे अनाज का प्रचलन बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं किसान भाइयों को क्या कहना चाहता हूं कि ये मोटे अनाज को आप कम उपजाऊ ज़मीन में, जहां पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और कम से कम मेहनत में आप इन्हें उगा सकते हैं। और इन आने वाले समय में, जैसे कि आपको ज्ञात भी है कि 2023 को विश्वव्यापी रूप में मोटे अनाज का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि इसके लिए बाज़ार भी बहुत उपलब्ध होगा। तो इसलिए अगर आप लोग मोटे अनाज की खेती के प्रति अगर उन्मुख होते हैं, तो ये आप ना केवल अपने लिए व्यावसायिक रूप से एक फ़ायदेमंद कदम उठाएंगे, बल्कि एक आपकी तरफ से योगदान भी रहेगा लोगों को अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए ये मोटे अनाज के सेवन के मार्फत। आजकल हम स्टार्टअप इंडिया और कई इस तरह के योजनाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। फोकस हमारे देश में मतलब रोज़गार के पीछे भागने के बजाय रोज़गार को कैसे हम लोग सृजित कर सकें, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस है। और मुझे क्या लगता है कि बहुत सारे युवाओं के लिए एक अवसर है कि ये मोटे अनाज, अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं, बहुत हाई लेवल का इसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है। पूसा में हमारा जो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और वहाँ के वैज्ञानिकों का परामर्श लेके उनके मार्गदर्शन में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक देश का अगर हमने भविष्य बनाना है, तो अगर आकर्षक चीज़ें, खाने की चीज़ें, स्नैक आइटम वगैरह हम अगर बच्चों के अट्रैक्टिव उनको बना के अगर हम कर सकें, तो इसके लिए बाज़ार के लिए कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। और एक तरह से एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, आप एक तरह से दायित्व भी अपना देशभक्ति का, देश की भावी पीढ़ी के लिए आप बहुत बड़ा योगदान इस कदम से कर सकते हैं। हालांकि मोटे अनाज हमारे देश में नए नहीं है, बल्कि वर्षों से ये हमारी खाद्य संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा रहे हैं। इसीलिए तो भारत के करीब 21 राज्यों में इनकी खेती की जाती है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक देश है। भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु और तेलंगाना प्रमुख मोटे अनाज उत्पादक राज्य है। देश में पैदा की जाने वाली मुख्य कदन्न फसलों में ज्वार, बाजरा और रागी का स्थान आता है। छोटे कदन्न फसलों में कोदू, कुटकी, सवा शामिल है।
ये फसलें पोषण से तो भरी हुई है, वहीं इनकी खेती करना भी आसान है, क्योंकि ये फसलें सूखा, अधिक तापमान, कम पानी व कम उपजाऊ मिट्टी में भी आसानी से पैदा की जा सकती है। ये हुई खेती की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी एक और विधा के बारे में, जिसमें महिला समूह और युवा अपनी भागीदारी दे रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और वो है मोटे अनाजों का प्रसंस्करण। इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ से विभिन्न प्रकार की खाद्य चीजें जैसे बिस्किट, पापड़, नमकीन, कुकीज, बाटी, रोटी जैसी कई खाद्य वस्तुएं बना रही हैं। इसके अलावा महिलाएं कदन्न की महत्ता को समझते हुए बेबी फूड भी तैयार कर रही है, जिनसे बच्चों में पोषण का स्तर सुधारा जा सके। इस तरह से देखा जाए तो कदन्न यानी मोटे अनाज कुपोषण की समस्या से निपटने में कारगर साबित हो सकते हैं। इनमें छुपे पोषण को सही तरीके से इस्तेमाल करने से जायका भी बढ़ाया जा सकता है। इसी संबंध में हमारी मुलाकात विकास से हुई, जो पूसा मेले में अपने द्वारा बनाए उत्पादों का प्रचार कर रहे थे। सर, अपने स्टार्टअप के बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम विकास है। हमारा स्टार्टअप दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट है। तो एक्चुअली क्या, जैसे आप देखते बहुत सारे फूड होते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट आते हैं जैसे बिस्किट्स आते हैं, नमकीन आते हैं, वो उतना हेल्दी ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो हमने उनको हेल्दी बनाने के साथ साथ टेस्टी भी बनाया है। तो हमारे पास अभी 4 वेरिएंट अवेलेबल है मिलेट्स में। एक नमकीन हम करते हैं, हमारे पास पास्ता एंड नूडल्स हैं मिलेट से। उसमें हमने एक बिस्किट बनाया है। बिस्किट में हमारे पास ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। और अभी हमने रिसेंटली बनाया है एक रागी प्रोटीन पाउडर। तो ये 4 ऑप्शन अभी हमारे पास अवेलेबल है मिलेट बेस, और वो स्पेसिफिकली रागी से है। सरकार के साथ युवा भी इस ओर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। विकास जैसे कई युवा स्टार्टअप के जरिए आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और अगर खुद का व्यवसाय शुरू किया जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि आप जॉब आपका पैशन है तो आप वहाँ फॉलो करते हैं, बट अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस में जाना चाहिए तो अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। और कोई भी एक प्रोडक्ट, मैं ये नहीं कह रहा स्पेसिफिकली FMCG प्रोडक्ट, पर जो आपको सब बढ़िया लगता है या कोई सर्विस सेक्टर आपको अच्छा लगता है, आप अपना पैशन फॉलो कीजिए, वो एक प्रोडक्ट पकड़िए और उसके पीछे लग जाइए बस, और उसको छोड़ना नहीं जब तक वो पूरा नहीं होता। लोगों में सेहत के लिए बढ़ती जागरूकता मोटे अनाजों को हमारी थाली का हिस्सा बना रही है। हालांकि इनकी कम मांग के कारण इनका उत्पादन भी कम ही किया जा रहा है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इन्हीं फसलों पर निर्भर है। एशिया और अफ्रीका में लगभग 59 करोड़ लोगों के लिए ये पारंपरिक भोजन है, लेकिन हमारे देश में प्रसंस्करण के जरिए कदन्न की मांग और उपज दोनों में इजाफा किया जा सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, मोटे अनाजों के फायदों के बारे में तो आपने जान लिया। अब इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। तुम्हें तो पता होगा, तिलक ने हिंदुस्तान में होम रूल लीग शुरू किया और मैंने अपना संघर्ष यहाँ से जारी रखा है। भीमराव, कौन से गहने लाए हो रमाबाई के लिए? अरे मैं खुद जो आ गया हूँ, अब गहनों की क्या जरूरत है? चातुर्वर्ण और जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष करूं, आप कौन सा पक्ष लेंगे? और अगर मैं चातुर्वर्ण को स्वीकार कर लूं, तो आपकी उसको लेकर क्या व्याख्या होगी? अछूत हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टि से गरीब, सामाजिक रूप से गुलाम और यहाँ तक कि राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहा है, और किसी भी अन्य संप्रदाय की तुलना में। Very warm welcome to the state grand finale of Fit India Quiz, Punjab edition. Round 1, Team 1. If you're ready, let's take a look at your question on screen. Fingers on your buzzers, teams. This is going to get close, and your time starts now. That is absolutely a fit answer. What a cracker of a way to start this grand finale. ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं बतख पालन के बारे में। बहुत से लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं और शुरुआत करनी है, तो जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो किस तरह से बतख पालन की शुरुआत कर सकते हैं, ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं, जानकारी के लिए आइए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर।
बदलते दौर में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा संजीदा हुए, इसीलिए लोग प्रोटीन युक्त आहार के लिए बत्तख के अंडों या मांस का सेवन करते हैं। मांसाहार के प्रति बढ़ती रुचि ने पशुपालकों के सामने नए अवसर खोल दिए हैं। इन्हीं अवसरों में एक है बत्तख पालन। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बत्तख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सके। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बत्तख पालन किया जा सकता है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। इसमें शुरुआत में मैं 1000 डकलिंग लेकर के आया था। 1000 डकलिंग की कॉस्ट जो मुझे पड़ी थी, एक बच्चे की कॉस्ट, मुझे एक डकलिंग की कॉस्ट 65 रुपये पड़ी थी और 4000 रुपये मेरा किराया आया था। तो लगभग आप ये मानो कि 70,000 रुपये की मेरी शुरुआती खर्च आई थी। उसके बाद मैं 1 महीने बाद में मैंने फिर 1000 बच्चे मंगाए थे। आज जो मेरे पास में हैं टोटल 2000 बर्ड्स हैं। इनमें लगभग 1500 मेरे पास में फीमेल हैं और 500 मेरे पास मेल हैं। एग प्रोडक्शन जो स्टार्ट होता है, जो शुरुआत होती है, वो लगभग 5 महीने में ये बर्ड एग पे आ जाती है। तो 5 महीने बाद में आपका एग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो अंडा है मार्केट में 7 रुपये से लेकर के 12 रुपये तक के बीच में इसका अंडा बिकता है। आमतौर पर बत्तखों में रोगों से लड़ने की क्षमता मुर्गियों की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन उनके रहने की जगह पर गंदगी, गंदा दाना पानी, दूसरे जीवों से नजदीकी व गीला कूड़ा कई बार बीमारी फैलाने की बड़ी वजह बन जाते हैं। इसीलिए इन बातों का विशेष ख्याल रखें। आवास का फर्श सूखा व साफ रखें। बत्तखों के चूजे हमेशा रोग रहित व अच्छी नर्सरी से ले। बीमार बत्तखों को तुरंत अलग कर दे। मृत बत्तखों को जला दे या कहीं दूर ले जाकर दबा दे। चिकित्सक से सलाह लेकर जरूरी टीके लगवाएं। इस व्यवसाय में नुकसान को कम करने के लिए चूजों पर खास ध्यान दें। यदि चूजों की संख्या में कमी होती है तो इसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि कृत्रिम गर्मी से 15 दिनों तक सेए गए चूजों को पालने में सावधानी बरते। मसलन चूजों को टीन गार्ड के घेरे में रखे। साथ ही अंडों से निकले चूजों को फर्श पर रखने से पहले चटाई जरूर बिछा दे। 5 से 6 हफ्तों तक हर 2 से 3 दिनों में चटाई को धूप में सुखाए। चूजों को रोज दिन में 3 से 4 बार पानी पिलाए। चूजों को बारीक दाना दे। 1 महीने बाद चूजों को तालाब में छोड़े, लेकिन शिकारी पशु पक्षियों से उनकी रक्षा करे। 4 महीने की उम्र में नर व मादा की पहचान हो जाती है। आहार पर ध्यान दिया जाए तो बत्तखें 5 माह बाद अंडे देने लगती है। इस समय बत्तख के आहार में जरूरी पोषक तत्व शामिल करें। इस व्यवसाय की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि इसको कोई भी व्यक्ति आराम से शुरुआत कर सकता है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, इनका डक्स का कोई ज़्यादा रखरखाव नहीं होता। आप इनको फ्रीली पाल सकते हो। फ्री रेंज इसको बोला जाता है। तो फ्री रेंज से हमारा मतलब है कि जो पक्षी है अपने उसी माहौल में रखा जाता है जिस माहौल में वो नेचुरली रहता है। तो इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप आराम से केवल आपको दाना खिलाना है इनको। पानी के लिए आप एक गड्ढा खुदवा सकते हो। अगर तालाब भी आप नहीं बनवाना चाहते तो आप एक गड्ढा खुदवा सकते हो। नॉर्मली 6 बाय 7 फीट के आसपास का आप एक गड्ढा तैयार करा सकते हो। उसमें भी कोई ज़्यादा लागत नहीं आएगी। और रख रखाव के लिए बस केवल आपको इनका फीड जो है, आप चाहे तो फीड अपना भी खिला सकते हो। ये ओमनिवोरस पक्षी होता है। ओमनिवोरस का मतलब है कि आप इसको हरा चारा भी खिला सकते हो और आप इसको, ये कीड़े भी खा लेता है। तो मतलब इसके खाने की भी कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। आप इसको गेहूँ, मक्का, बाजरा, चावल, मूंजी भी खिला सकते हो। तो इसको पालना भी बेहद आसान है। आजकल किसान समन्वित बत्तख पालन में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इसमें बत्तख के साथ साथ मछली पालन कर आय को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक को इंटीग्रेटेड तकनीक कहते हैं। इसके लिए तालाब ऐसे स्थान में बनाना चाहिए जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। बत्तखों के लिए बनने वाला बाड़ा तालाब के ऊपर बनाए। इससे बत्तखों द्वारा गिराया गया भोजन तालाब में जाएगा, जिसका उपयोग मछलियों द्वारा किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में 500 से 600 बत्तख पाली जा सकती है। इसके अलावा धान के साथ समेकित कृषि के साथ भी बत्तख पालन किया जा सकता है। वक्त है किसान भाइयों बहनों नजर डालने का पशुपालक कैलेंडर पर। इस समय में किस तरह से अपनी पशुओं की आप बेहतर देखभाल कर सकते हैं, जानने के लिए दिखाते हैं आपको इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं को एचएस एवं बीक्यू रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है।
पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गौपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। Very warm welcome to the State Grand Final of Fit India Quiz, Nagaland edition. Let's take a look at your question in this Fitness Ki Dose round. On your screen. Sir, option B, yo-yo. Option B, yo-yo. Let's take a look if that's a fit answer. That is absolutely a fit answer. Well done, Team 3. Now let's take a look at the scores. माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं और अब थोड़े ही समय में हमें बाजार में लीची दिखाई देने लगेंगी। और इससे जुड़े जो किसान हैं वो इसकी खेती तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे हैं इसकी प्रसंस्करण की ओर। क्या है इसके पीछे की वजह, आइए जानते हैं हमारे आज के कामयाब किसान से। नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान पर। लीची बिहार की पहचान है। चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लीची का पारदर्शी स्वादिष्ट बीज चोल या खाने योग्य गुदा भारत में एक टेबल फ्रूट के रूप में लोकप्रिय है। वहीं चीन और जापान में इसे सूखे या डिब्बा बंद रूप में पसंद किया जाता है। बिहार लीची के उत्पादन मामले में अव्वल है। अपने आकर्षक रंग, स्वाद और गुणों के लिए लोकप्रिय लीची में कैल्शियम, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फास्फोरस, विटामिन सी पाए जाते हैं। इसके बावजूद इसमें एक खामी है जिस वजह से लीची उत्पादकों को अक्सर 2-4 होना पड़ता है, और वो है लीची के जीवन की कम अवधि। हालांकि इसके लिए भी समाधान निकाला जा रहा है, जिसमें इसके प्रसंस्करण पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य कृषि निर्यात योजना तैयार करने में एपीडा बिहार सरकार को सुविधा प्रदान कर रहा है, जो राज्य से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करेगा। राज्य कृषि निर्यात योजना को अंतिम रूप देने के बाद मखाना, आम, लीची और अन्य फलों एवं सब्जियों के निर्यात क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। वहीं बिहार सरकार एपीडा और अन्य एजेंसियों के सहयोग से सीमा शुल्क निकासी सुविधा, प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा, पैक हाउस और प्री कूलिंग सुविधाएं जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रयास कर रही है, जो राज्य के कृषि निर्यात क्षमता का उपयोग करेगा और इसे बढ़ावा देगा।
इसके साथ ही लीची उत्पादक किसान खुद इसके प्रसंस्करण में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के किसान और उद्यमी नीरज सिंह लीची और आम से सह उत्पाद बना रहे हैं और पहले की अपेक्षा ज्यादा लाभ भी कमा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, आइए जानते हैं। मैं किसान हूं और आम और लीची का उत्पादक हूं, किसान हूं, लेकिन किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है वहाँ आम और लीची की, और औने पौने दामों में व्यापारी उनसे आम और लीची खरीद के ले जाया करते थे। तो मैं NARC जो लीची अनुसंधान केंद्र है मुसहरी मुजफ्फरपुर में, मैं उनसे संपर्क किया और वहाँ अपनी पत्नी को ट्रेनिंग दिलवाया और वहाँ 3 दिन का ट्रेनिंग मिली। उसके बाद से स्क्वैश बनाना हमारी पत्नी शुरू की और मैं उसके हेल्प के रूप में उसकी मार्केटिंग मैं कर देता हूँ। जहाँ मेला लगता है वहाँ मैं जाके इसको सेल करा देता हूँ। NRCL लीची पर अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। ये लीची उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन पर सूचना के राष्ट्रीय भंडार के रूप में भी कार्य करता है, जिसके लिए समय समय पर लोगों को ट्रेनिंग देकर सशक्त बनाने का काम कर रहा है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उनसे आप जरूर लाभ लेंगे। और साथ ही आपको एक विशेष जानकारी भी दे दें कि टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन करके आप सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर और देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम गाँव किसान और तमाम जानकारियाँ जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।